आज हमारे पास पड़ताल के लिए दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। एक तो है रॉब वॉकर की किताब द आर्ट ऑफ नोटिसिंग, और दूसरा है एक वीडियो जिसका टाइटल है द एसेंस ऑफ टाइमलेस नैरेटिव्स। तो एक तरफ तो है रोजमर्रा की मामूली चीजों पर ध्यान देने की कला, और दूसरी तरफ वो महान कहानियां जो सदियों तक जिंदा रहती हैं। पहली नज़र में ये दोनों दुनियाएं मतलब बिल्कुल अलग लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। एक में आप अपनी सुबह की चाय के कप को ध्यान से देख रहे हैं और दूसरी में आप जैसे रामायण या शेक्सपियर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आज की हमारी पड़ताल इसी कनेक्शन को लेकर है। क्या महान कहानियों का राज उन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने में छिपा है जिन्हें हम अक्सर मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं? और ये सवाल भी कि ये रिश्ता किस तरफ से काम करता है। क्या हम दुनिया को देखकर कहानियां बनाते हैं, या फिर जो कहानियां हमने सुनी हैं वो तय करती हैं कि हम दुनिया में क्या देखेंगे। चलिए इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रॉब वॉकर की किताब से शुरू करते हैं। उनका आइडिया क्या है असल में? वॉकर का आइडिया बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में हमारा सबसे कीमती रिसोर्स हमारा ध्यान है, हमारी अटेंशन। और ये लगातार हम पर हो रहे हमलों की वजह से बटा हुआ है। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया फीड्स, काम के ईमेल्स, हम सब कुछ देख तो रहे हैं पर असल में कुछ भी नोटिस नहीं कर रहे। सही बात है। एक तरह की ऑटो पायलट जिंदगी। सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना, सब कुछ एक धुंध में होता हुआ लगता है। तो वॉकर का सोल्यूशन क्या है फिर? उनका सोल्यूशन है जानबूझकर एक्टिवली अपने ध्यान को कंट्रोल करना। वो इसे एक मसल की तरह देखती हैं जिसे ट्रेनिंग की जरूरत है। किताब का सब टाइटल ही है रचनात्मकता जगाने, प्रेरणा खोजने और रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी खोजने के 131 तरीके। ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। जैसे आज आप सिर्फ पीले रंग की चीजों पर ध्यान देंगे, या फिर अपने घर तक के रास्ते में आवाजों को गिनेंगे। सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अगर हम हर छोटी चीज पर इतना ज्यादा ध्यान देने लगें, तो क्या हम बड़ी तस्वीर, द बिगर पिक्चर, देखने से नहीं चूक जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हर पेड़ को देखते देखते हम जंगल को ही भूल जाएं? बहुत अच्छा सवाल है और वॉकर इसका जवाब देते हैं। उनका मकसद दुनिया को टुकड़ों में देखना नहीं है, बल्कि बड़ी तस्वीर को और ज्यादा अमीर और गहरा बनाना है। जब आप जंगल के किसी एक पेड़ की छाल के पैटर्न को या उस पर जमी काई के रंग को सच में नोटिस करती हैं, तो आपका जंगल का अनुभव सिर्फ बहुत सारे पेड़ से कहीं ज्यादा हो जाता है। आप उस इकोसिस्टम के छोटे छोटे हिस्सों से जुड़ने लगती हैं। असल में ये छोटी छोटी डिटेल्स ही बड़ी तस्वीर को जिंदा करती हैं। उसे बेजान होने से बचाती हैं। बिल्कुल। मतलब डिटेल्स बड़ी तस्वीर की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी जान है। ये ध्यान देने वाली बात तो कमाल की है, लेकिन मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या यही वो सीक्रेट सॉस है जो उन महान कहानियों में होता है जिन्हें हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। मतलब हमारा जो दूसरा सोर्स है, द एसेंस ऑफ टाइमलेस नैरेटिव्स, क्या वो भी इसी तरफ इशारा करता है? बिल्कुल। और ये कनेक्शन बहुत ही पावरफुल है। उस वीडियो में दिलचस्प बात कही गई है कि हर कालजयी कहानी में सार्वभौमिक भावना और अद्वितीय विस्तार का एक संतुलन होता है। भावनाएं तो वही होती हैं, प्यार, नफरत, धोखा, बहादुरी, जो हर इंसान हर जमाने में महसूस करता है। लेकिन अगर सिर्फ भावना की बात करें तो वो तो एक शब्द है। राजा दुखी था, ये सुनकर कुछ महसूस नहीं होता। ठीक यहीं पर नोटिसिंग का जादू काम आता है। ये अद्वितीय विस्तार या यूनिक डिटेल वहीं से आती है। सोचिए, जब वाल्मीकि रामायण में सिर्फ ये नहीं लिखते कि राम दुखी थे, बल्कि वो दिखाते हैं कि कैसे शोक में डूबे राम सीता के बिना एक एक पत्ते, फूल और जानवर से उनका पता पूछ रहे हैं। वो हवा से, नदी से बात कर रहे हैं। ये उस गहरे दुख का एक अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट और व्यक्तिगत अवलोकन है। किसी ने उस व्यवहार को नोटिस किया होगा और कहानी में पिरोया होगा। बिना उस नोटिसिंग के राम का दुख सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता, एक महसूस की जाने वाली हकीकत नहीं। अरे वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। तो मतलब जो कहानीकार होता है वो एक तरह का सुपर ऑब्जर्वर होता है। वो ऐसी चीजें नोटिस करता है जो हम और आप शायद मिस कर देते हैं। हाँ, एक हद तक वो मानवीय व्यवहार की छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ते हैं। जब कोई किरदार झूठ बोल रहा होता है, तो एक अच्छा लेखक सिर्फ ये नहीं लिखेगा कि उसने झूठ बोला। वो शायद दिखाएगा कि कैसे बात करते हुए उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं, या कैसे वो अपने हाथ की अंगूठी को बेचैनी से घुमा रहा था। ये वो डिटेल्स हैं जो कहानी को विश्वसनीय बनाती हैं।
लेकिन उस वीडियो में स्टोरी स्ट्रक्चर की भी बात होगी, है ना? जैसे द हीरोज जर्नी का फॉर्मूला जो बहुत सारी फिल्मों और कहानियों में इस्तेमाल होता है। तो फिर कहानीकार के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, एक अच्छा स्ट्रक्चर या फिर बारीक ऑब्जर्वेशन? ये एक क्लासिक चिकन और एग वाली बहस है। हाँ, वॉकर का फोकस अंदर से बाहर की ओर है, यानी व्यक्तिगत अवलोकन से रचनात्मकता की ओर। वहीं द एसेंस ऑफ टाइमलेस नैरेटिव्स वीडियो का तर्क बाहर से अंदर की ओर भी इशारा करता है। वो कहते हैं कि कहानियों के कुछ सार्वभौमिक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमेशा काम करते हैं। दिलचस्प सवाल यह है कि इन स्थापित स्ट्रक्चर्स में व्यक्तिगत अवलोकन कहाँ फिट होता है। तो क्या ये एक सीधी प्रक्रिया है? पहले दुनिया को देखो, डिटेल्स इकट्ठा करो और फिर उन्हें कहानी के स्ट्रक्चर में डाल दो। मतलब पहले डेटा कलेक्शन और फिर कहानी लिखना। नहीं, ये इतना सीधा रास्ता नहीं है। ये एक चक्र है, एक साइकिल। ये एक टू वे स्ट्रीट है। हम जो देखते हैं उससे कहानियां बनाते हैं, लेकिन हमारी कहानियां भी ये तय करती हैं कि हम क्या देखेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हमारी कहानियां कैसे तय करती हैं कि हम क्या देखेंगे? सोचकर देखिए, जो कहानियां हमने बचपन से सुनी है, चाहे वो पंचतंत्र की हों, दादी नानी की हों या फिल्मों की, वो हमारे दिमाग में एक तरह का फिल्टर बना देती हैं। वो हमें बताती हैं कि दुनिया में क्या चीज महत्वपूर्ण है, किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा बहादुरी की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ है, जहां हीरो हमेशा दूसरों की मदद करता है। जब वो असल दुनिया में बाहर निकलेगा तो उसका ध्यान उन छोटी छोटी चीजों पर अपने आप जाएगा जहां लोग साहस दिखा रहे हैं। हो सकता है वो उस व्यक्ति पर ध्यान दे जो भरी बस में किसी बुजुर्ग को अपनी सीट दे देता है, या वो उस सहकर्मी को नोटिस करे जो मुश्किल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेता है। और इसके उलट, अगर किसी ने धोखे और साजिश की कहानियां ज्यादा सुनी हैं, तो उसका ध्यान लोगों के व्यवहार में विरोधाभास या छोटी छोटी बेईमानियों पर ज्यादा जाएगा। वो शायद नोटिस करेगा कि कोई व्यक्ति तारीफ तो कर रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है। इस तरह नोटिस करना और कहानी सुनाना, ये दोनों एक दूसरे को लगातार मजबूत करते हैं। हम सिर्फ दुनिया को रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, हम उसे उन कहानियों के चश्मे से देख रहे होते हैं जो पहले से हमारे अंदर मौजूद है। अरे वाह! मतलब ये कि हम सिर्फ दुनिया को रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, बल्कि हम जिस तरह की कहानियां सुनते आए हैं वो हमारे दिमाग में एक फिल्टर की तरह काम करती हैं, जो हमें बताती हैं कि क्या नोटिस करना है और क्या नजरअंदाज करना है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो एक बेहतर कहानीकार बनने के लिए सिर्फ बाहर देखना काफी नहीं है, अपने अंदर के उस फिल्टर को भी समझना जरूरी है। बिल्कुल, आपको ये समझना होगा कि आपका लेंस कौन सा है। क्या आप दुनिया में हमेशा हीरो और विलन ढूंढते हैं, या आप हर चीज में ट्रेजेडी देखती हैं? अपनी इस आदत को पहचानना ही क्रिएटिविटी का पहला कदम है। मुझे याद है, एक बार मैं ट्रेन में थी और मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो बहुत ध्यान से अपनी साड़ी के एक उलझे हुए धागे को सुलझा रही थी। उस एक छोटे से एक्शन में, उस धैर्य में, उस एकाग्रता में इतनी गरिमा और एक अनकही कहानी थी, वो मेरे दिमाग में आज तक अटकी हुई है। शायद किसी और का ध्यान उस पर जाता भी नहीं। यही नोटिसिंग की ताकत है। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम अपनी नोटिस करने की क्षमता को बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानियों की डाइट बदलनी होगी। एकदम सही। अगर आप हमेशा एक ही तरह की फिल्में देखते हैं या एक ही तरह की किताबें पढ़ते हैं, तो आप दुनिया को भी उसी सीमित तरीके से देखेंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग कल्चर की कहानियां पढ़ें, अलग अलग जॉनर एक्सप्लोर करें, तो आप दुनिया को देखने के नए नए लेंस, नए नए चश्मे हासिल कर लेते हैं। आप ऐसी चीजें नोटिस करने लगते हैं जो पहले आपको दिखाई नहीं देती थी। ये तो सिर्फ लेखकों या फिल्म मेकर्स के लिए नहीं है, ये तो हम सब पे लागू होता है। हम सब अपनी जिंदगी की कहानी दूसरों को सुनाते हैं, दोस्तों को, परिवार को, ऑफिस में। जब हम किसी दोस्त को अपने दिन के बारे में बताते हैं तो हम भी तो एक कहानी ही सुना रहे होते हैं। बिल्कुल। और हम चुनते हैं कि उस कहानी में किन डिटेल्स को शामिल करना है और किन्हें छोड़ना है। क्या हम सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो गलत हुई, या हम उस एक छोटी सी अच्छी चीज को भी याद रखते हैं, जैसे कॉफी शॉप वाले का मुस्कुराना या किसी अजनबी की मदद? हमारी नोटिसिंग की आदत हमारी अपनी जिंदगी की कहानी का सार तय करती है। तो आज की इस पड़ताल का निचोड़ क्या है? एक तरफ वॉकर की किताब हमें बाहर की दुनिया को ध्यान से देखने के लिए कह रही है, और दूसरी तरफ कहानियों का सार हमें हमारे अंदर की दुनिया को समझने के लिए। निचोड़ ये है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान देने की कला हमें उन छोटी छोटी सच्चाइयों और डिटेल से जोड़ती है जो जीवन को सार्थक बनाती हैं, और कहानियां उन सच्चाइयों को एक मतलब देने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का जरिया बनती हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
अच्छी ऑब्जर्वेशन के बिना कहानी खोखली है और कहानी के बिना ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक बेमतलब डेटा पॉइंट है। रचनात्मकता या खुशी कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे ध्यान देने और फिर उसे एक कहानी में पिरोने की क्षमता में ही छुपी है। हाँ, वो उस धागे को सुलझाती हुई औरत में है, वो राम के विलाप में है, वो आपके कॉफी के कप पर पड़े निशान में है। बस उसे नोटिस करने की और फिर उसे एक कहानी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। और अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल, अगर हमारी कहानियां तय करती हैं कि हम क्या देखते हैं, तो क्या हम अपनी देखने की क्षमता को बदलने के लिए जानबूझकर अलग तरह की कहानियां पढ़ या सुन सकते हैं? क्या एक इंजीनियर को कविताएं पढ़कर अपने काम में नए पैटर्न नजर आ सकते हैं, या एक डॉक्टर को डिटेक्टिव नॉवल पढ़कर मरीजों में ऐसे लक्षण दिख सकते हैं जो पहले नजर नहीं आते थे?